हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम तैयारी करवा रहे हैं 2024 की। जी हाँ बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हो और अपना मैट्रिक परीक्षा 2024 में देने वाले हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपका विज्ञान का दूसरा वीडियो है। इससे पहले आप लोगों का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिए पहला वीडियो। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। आपकी तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे मॉडल पेपर इस मिशन 2 चैनल पे करवाए जाएंगे। तो आपको चैनल पे अपडेट रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है, और शेयर करते रहना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज विज्ञान का दूसरा इस वीडियो में, ठीक है। देखते हैं इसमें से कौन कौन से सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है f बराबर r/2, ठीक है। यानी फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग वक्रता त्रिज्या का आधा करना पड़ता है, ठीक है। f बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, ठीक है। तो देख लो कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद जरूर से जरूर रखना, क्योंकि यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। हम नीचे भी इससे सवाल अभी बनाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल में। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के मेरे प्यारे बच्चों 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम है, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। समतल दर्पण जो होता है, समतल शीशा, उसमें से जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन जो होता है बच्चों गाड़ी होता है, ठीक है। उसमें गाड़ी में बहुत सारा शीशा लगा होता है, ठीक है। आप देखे होंगे जैसे कि गाड़ी है, ठीक है। ये आपका क्या है? गाड़ी। गाड़ी के देखो एक साइड में एक मिरर होता है, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है। तो गाड़ी के जो पश्च दृश्य देखते हैं ना, यही साइड मिरर से देखते हैं। मतलब कि पीछे का जो दृश्य देखते हैं किससे देखते हैं? ये साइड मिरर से देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि साइड मिरर जो है इसमें से कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का होता है, याद रखना, ठीक है। जो गाड़ी में हम लोग बैठते हैं, जैसे मान लो बाइक में बैठे, ठीक है, स्कूटी में बैठे, तो वहां पे एक साइड मिरर होता है। कैसे? पीछे देखने के लिए कि कोई पीछे गाड़ी आएगा तो धक्का मार देगा क्या, तो वो देखने के लिए। तो वो जो लगा होता है शीशा, उस शीशे कौन सा दर्पण का होता है ये शीशा? तो ये शीशा जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण का होता है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो साफ साफ पता चल रहा है बच्चों, लेंस, ठीक है। लेंस बनाने में कौन सा उपयोग नहीं किया जाता? मिट्टी। मिट्टी को लेंस बनाओगे, उससे नहीं बनाओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी, ठीक है। काल्पनिक का मतलब आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है बच्चों, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है, याद रखना, ठीक है। काल्पनिक मतलब आभासी, और आभासी जो होता है, आभासी के साथ हमेशा का हमेशा जो जुड़ा होता है वो होता है क्या? सीधा, याद रखना, ठीक है। आभासी के साथ सीधा, और अगर वास्तविक रहा तो उल्टा। वास्तविक के साथ उल्टा जुड़ा रहता है और आभासी के साथ सीधा जुड़ा रहता है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है। ऊपर में जो आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला पे आपको यहाँ पे बैठाना है और आंसर लाना है। ऊपर फॉर्मूला क्या बताया कि f बराबर, ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, f बराबर क्या बताया है? r/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f दिया है लेकिन r नहीं दिया है, तो भैया जी जहाँ f दिया हुआ है तो f ही की जगह में लिखो ना। तो f कितना दिया? 12, तो लिख देंगे 12 बराबर r/2, ठीक है। अब ये 2 जो है अगर हम बराबर का ये साइड लाते हैं तो बट्टा में है ना जी, देखो बट्टा में है, और बट्टा वाला किस में चल जाता है? गुना में चल जाता है। तो लिख दो यहाँ पे गुना में, 12 गुना 2 बराबर r, ठीक है। 12 दूनी कितना हो गया बाबू? 24, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कितना हो गया? r कितना हो गया? 24 हो गया। 24 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन, गाड़ी के हेडलाइट, है ना। अग्रदीप मतलब हेडलाइट। गाड़ी आप चलाते होगे तो गाड़ी के आगे में एक हेडलाइट होता होगा, जहाँ पे आपका क्या होता होगा? लाइट जलता होगा। उस लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो उसमें अवतल दर्पण, ठीक है। दोनों का अंतर समझ लेना
कि अगर पश्च दृश्य बोला मतलब कि साइड मिरर बोला तो उत्तल दर्पण, और अग्रदीप बोला, हेडलाइट बोला तो अवतल दर्पण। याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखो, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, आभासी एवं सीधा होता है। याद रखना, ठीक है। अवतल लेंस के सामने जो भी रखी वस्तु होता है उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो आभासी और सीधा बनता है। अवतल लेंस बोला या फिर उत्तल दर्पण बोला, ठीक है, दोनों में यही चीज होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। दोनों चीज का मतलब समझना, ठीक है। लेंस और दर्पण अलग अलग चीज है, ठीक है। दर्पण जो होता है आपका शीशा, जो कि एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख सकते। लेंस का मतलब होता है कि एक साइड से हम दूसरी साइड देख सकते हैं, ठीक है। तो आभासी एवं सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, डायोप्टर की मात्रक है। तो डायोप्टर किसका मात्रक है बच्चों? फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का, विभेदन क्षमता का। तो डायोप्टर जो है ना बच्चों, ये लेंस शक्ति का मात्रक है, ठीक है। आप जब भी आंख दिखाने जाते होगे, ठीक है, कोई भी जिनका आंख खराब होगा वो आंख दिखाते जाते होंगे तो उसका कुछ पावर मिल जाता होगा। क्या मिल जाता होगा? पावर मिल जाता होगा, जैसे कि -0.5 है ना, -2.5 इस तरीके से, या किसी का प्लस में भी होता होगा, ठीक है। तो उसको किस में लिखा जाता होगा? तो उसको डी में लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, कि -2.5 डी है। डी मतलब डायोप्टर, इसलिए लेंस शक्ति का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। आगे देखते हैं हम लोग, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ठीक है। तो 2D क्षमता वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें लेंस का फोकसांतर पूछ रहा है ना, तो F बराबर एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला को आप याद रखना। F बराबर फॉर्मूला होता है 1/P, ठीक है, 1/P। और यहाँ पे देखो 2D क्षमता मतलब कि यहाँ पे P का जो है वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे F बराबर 1/P, कितना दिया हुआ है? 2D, तो 2 लिख देंगे, 2 डायोप्टर, ठीक है। अब इसको फोकसांतर F पूछ रहा है, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन 1/2 कहीं है ऑप्शन में? नहीं है। इसको काटो तो कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है। अब 0.5 जो है ना, ये मीटर में है बाबू, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग कहते हैं बच्चों आइरिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आगे देखो नेक्स्ट सवाल, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र, मानव का जो आंख है उसके किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है बच्चों? ठीक है, किस भाग पर जो है वो फिगर बनता है, इमेज बनता है, तो वो दृष्टि पटल पे बनता है। किस पे बनता है? दृष्टि पटल, ठीक है। इसको हम लोग कहीं कहीं रेटिना भी कहते हैं, ठीक है। तो रेटिना भी लिखा रहेगा तो भी आप सही करना है, और दृष्टि पटल लिखा रहे तो भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो समीकरण आपका दिया हुआ है इसमें से कौन सा अभिक्रिया हो रहा है आपको बताना है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विस्थापन। तो देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। और दोनों अभी, अच्छा रुको एक मिनट, ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये टूट करके सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो बच्चों? तो ये आपका हुआ वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा ही होता है कि एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ अभिकारक एक है और टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं संतुलित मतलब कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जो एरो का निशान है ना, एरो का निशान है, ये एरो का निशान का ये साइड और ये साइड दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि सोडियम कितना है? 2 है, ठीक है। और सोडियम यहाँ पे कितना है? 1 है, ठीक है। देखो सोडियम 2 लिखा हुआ है और 1 है, तो मतलब ये तो नहीं है बराबर। यहाँ देखो एल्युमिनियम 4 ठो है, यहाँ एल्युमिनियम कितना है? 4 ठो, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन यहाँ 4 ठो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3 ठो है, ये भी कट गया। यहाँ देखो कॉपर 2 ठो है, यहाँ पर कॉपर 1 ठो, ये भी कट गया। यहाँ देखो जिंक कितना ठो है? 1 ठो, और यहाँ पे जिंक 1 ठो। चलो ठीक है, यहाँ तक कॉपर कितना है? 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है। सल्फेट कितना है? 4 है, यहाँ पे सल्फेट में 4 है, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या है? संतुलित अभिक्रिया है ना। आगे देखते हैं हम लोग, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन का वृद्धि, और अपचयन मतलब
ऑक्सीजन की हानि माइनस, ठीक है। तो दोनों को आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है, देखो PbO था, यहाँ पे Pb हो गया, मतलब Pb का क्या हो रहा है, यहाँ पे अप चयन हो रहा है। Pb का क्या हो रहा है, अप चयन हो रहा है PbO का। लेकिन Cu जो है बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए CuO, ठीक है। तो देखो यहाँ Cu की क्या में किस में हो जा रहा है, CuO में, मतलब कि कॉपर का जो है उपचयन हो रहा है और PbO का अपचयन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, तो ये जो हो जाएगा सही आपका आंसर इसका बी नंबर, ठीक है। PbO क्या हो रहा है, उपचयन, ठीक है। कॉपर जो है आपका क्या हो रहा है, उपचयन, ठीक है। कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, CuO हो जा रहा है, ठीक है। और PbO जो है, PbO इसमें क्या है, ऑक्सीजन पहले से है, लेकिन यहाँ पे आके आने से क्या हो जा रहा है, Pb सिर्फ बन जा रहा है। तो कॉपर है उपचयन हो रहा है और अपचयन क्या हो रहा है, PbO। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विकृत गंधिता में कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। विकृत गंधिता जो होती है बच्चों, ये कौन सी विक्रिया के कारण होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कुरकुरे उरकुरे कोई खराब हो जाता है, तो कैसे खराब होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन घुस जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन घुस जाता है। तो ऑक्सीजन वृद्धि किस में होता है, उपचयन में। अभी हमने जस्ट बताया ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है, उपचयन में। तो उपचयन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूने की सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी विक्रिया होती है, ठीक है। तो चूना में पानी डालने समय एक उष्मा निकलता है, इसको उष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उष्माक्षेपी में कौन से विक्रिया बच्चों, तो ये हो जाएगा आप लोगों को उष्माक्षेपी संयोजन विक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग धूसर जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सा विक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लोहे की कील, मतलब लोहे की कील Fe, ठीक है, आपको हम पूरे बता दे रहे हैं, ठीक है। Fe ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 इसके साथ क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और ये डालने पर क्या हो रहा है, इसका रंग नीला हो जा रहा है। तो अब देखो ये अभिक्रिया होने के बाद क्या क्या बन जाएगा, सो ठीक है, ये बन जाएगा फेरस सल्फेट। क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, और साथ में क्या हो जाएगा, हम नीचे लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो किसको विस्थापित कर रहा है बच्चों, यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए ये विस्थापन विक्रिया हो जाएगा। सिंपल है, जो नाम से है वो काम से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फिथेन या फिर लिटमस मिथाइल रेड। तो लिटमस जो है बच्चों ये एक प्राकृतिक सूचक है। किस तरीके का सूचक है, ये प्राकृतिक सूचक, ठीक है। लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, उड़हुल के फूल हो गए, ये सारे का सारे क्या है, प्राकृतिक सूचक। बाकी आप सब जब देख रहे हैं ये सब मानव निर्मित सूचक है, ठीक है, या फिर इसको कृत्रिम सूचक भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया लिटमस, उड़हुल के फूल, हल्दी, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो किस पर बच्चों लाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अम्ल जो है वो लाल नीला से लाल कर देता है, अम्ल जो है लाल को नीला कर देता है, ठीक है, और क्षारक लाल को नीला करता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र है बच्चों, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ये जो है लाल नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, ठीक है। तो दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, CuSO4 और 5H2O, ठीक है। इसमें क्या है, क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। मतलब अग्निशामक तो आपको पता है किसको बोलते हैं, जो आपके देखे होंगे कभी बैंक में गए होंगे तो वहाँ पे एक लाल कलर का डब्बा होता है लटका हुआ दीवार में, ठीक है। कभी हॉस्पिटल में गए होंगे वहाँ पे भी देखोगे, तो वही हुआ अग्निशामक। वो क्या होता है, आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो ये किस लवण का इसमें प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो इसमें किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जल के अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि, है ना। तो जल के अनुपस्थिति में, जल जब अब्सेंट होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अपना गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि वो H+ आयन उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है। जब H+ आयन उपस्थित रहेगा तो उसमें क्या होगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पदार्थ ABCD में का pH मान 2, 7, 10, 14 है, यह पदार्थ का कौन सा अम्ल है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अम्ल है। तो जो 7 से नीचे वही अम्ल है, ठीक है। तो 7 से नीचे क्या है, 2, और 2 किसका है, देखो A का है, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे हम क्लियर चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है। एक होता है pH स्केल, ठीक है, जिसमें से 0 से लेके 14 तक की गिनती लिखी रहती है, बीच में क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। और ये 7 से इधर में जितना भी जिसका भी pH मान है वो अम्ल है, क्या है, वो अम्ल। और 7 से जितना ज़्यादा है वो आपका क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा, ठीक है।
क्षारक। और बीच में जो होगा, मान लो किसी का pH मान 7 होगा तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो आप इतना चीज़ को अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस में से अम्ल है, तो जो 7 से नीचे है, तो 7 से नीचे यहाँ पे देखो कि कौन सा नंबर है, 2। 2 किसके लिए, ए का। ठीक है, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है। तो इसमें से आप देखेंगे बच्चों कौन सी विक्रिया हो रहा है इसमें, तो इसमें हो रहा है आपका देखो यहाँ पे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, चाइना डिश, और ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, और सिल्वर जो है ना, Ag है सिल्वर, वो क्लोराइड Cl जो होता है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा वियोजन विक्रिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। ठीक है, तो उत्सर्जन। उत्सर्जन से क्या होता है बच्चों, हम लोग का जो शरीर में जितना भी हानिकारक पदार्थ है, मल मूत्र वगैरह, वो कैसे निकलता है, तो वो उत्सर्जन से निकलता है। उत्सर्जन, इस प्रक्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप में होता है। ठीक है, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट, तो ऑक्सीजन है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने से होता है, तो जल। जल में भी क्या होता है, जल का सूत्र क्या है, H2O, इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी पाया जाता है, तो इसी का टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है ना। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में जो होता है बच्चों, ये प्राणी समभोजी पोषण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी सवाल है। ठीक है, लार में जो है ये टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किस नामक, टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का विखंडन कहाँ होता है। ठीक है, तो पाइरूवेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विखंडन जो होता है बच्चों, ऊर्जा का, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यहीं पे आपका ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इसको कि क्या बोला जाता है, बिजली घर बोला जाता है, ऊर्जा घर बोला जाता है, आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, पौधों में जल एवं खनिज का लवण का वहन कौन करता है, इसका संवहन कौन करता है। तो पौधों में जल तथा खनिज का वहन जो होता है बच्चों, ये जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। यही है आपका संवहन उत्तक। दो संवहन उत्तक होता है, कि जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है ना, जड़ से लेके खनिज, लवण, पानी, उनी सब कहाँ तक पहुँचाता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। और पत्ती में जो भोजन बनता है ना, वो सभी भागों तक कौन पहुँचाता है, फ्लोएम। तो हमको सवाल क्या पूछा है कि पौधों में जल एवं खनिज का वह संवहन कौन करता है, तो ये जाइलम करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, किसी समष्टि अपना विस्तार बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो कोई भी समष्टि को, कोई भी जीव जानदार को अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या चाहिए बच्चों, तो वहाँ पे जनन प्रक्रिया होना बहुत ही ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा जीव है जो जनन की प्रक्रिया हो ही नहीं रहा है, मतलब कोई उससे कोई जन्म ले ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो जाएगा। लेकिन अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने जात पात को बनाए रखने के लिए, ठीक है, वो जनन प्रक्रिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, दिए गया चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। तो ये है बच्चों आप लोग का पुनरुद्ध भवन। ठीक है, देखो ये एक है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 3 ठो बढ़ गया, फिर देखो 3 से फिर इस तरीके से फिर बड़ा हो गया, फिर ये 3 में भाग में बैठेगा, तो ये पुनरुद्ध भवन होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हस्तांतरित होना क्या कहलाता है। तो परागकण का एक पुष्प दूसरे पुष्प का हस्तांतरण होना क्या कहलाता है बच्चों, तो परागकण, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भ्रूण का माँ के गर्भाशय किस भाग से पोषण मिलता है। तो भ्रूण जो होता है माँ के गर्भाशय में बच्चों, माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसका पोषण, उसका खाना कहाँ से मिलता है, तो उसका खाना मिलता है रुधिर से। कहाँ से मिलता है, रुधिर से। रुधिर जो है बच्चों, इसी में आपका प्लेसेंटा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रुधिर से मिलता है, उसी में प्लेसेंटा पाया जाता है, तो ये ए नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता है। ठीक है, तो एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता क्या है बच्चों, तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 15 किलोमीटर। ठीक है, जो पवन ऊर्जा से पवन चक्की चलता है ना, आप देखे होंगे बहुत सारे टीवी में देखे होंगे, मान लो शहर में नहीं देखे, टीवी में देखे होंगे, बड़ा बड़ा सा इस तरीके से खड़ा होता होगा और उसमें इस तरीके से पंखा लगा होगा 3 ठो। ठीक है, वो क्या होता है, उसको चलाने के लिए कम से कम पवन का चाल कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे इस वीडियो को। ठीक है, चलिए अब
दो लास्ट सवाल बचा हुआ, इस सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा का स्रोत है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा समाप्य ऊर्जा का स्रोत है बच्चों? मतलब कि वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, एक टाइम पीरियड से वो खत्म हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा? वो तो सूर्य तो हमेशा रहेगा, तो ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं खत्म होगा, ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं। कोयला एक टाइम में बच्चों धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जमीन के अंदर है, वो धीरे धीरे निकलते खत्म हो जाएगा एक टाइम में, इसलिए ये क्या है? समाप्य ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल है बच्चों आप लोग को हम होमवर्क के टाइप से दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, पराग कोष में होते हैं, हम पहले भी वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में इसको हम बताए हैं। ठीक है, तो पराग कोष में क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, अंडा, परागकण। ठीक है, क्या होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वीडियो जो लगातार देख रहा है हमारे वीडियो को, उसको तो उसका कमेंट तो जरूर से जरूर होना चाहिए, वरना मोबाइल में घुस के मारेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का मॉडल पेपर सेट 2। ठीक है, क्या था ये आपका सेट 2। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का सेट 1 अपलोड कर दिए, ये नहीं देखे हैं तो आप देख लेना जा करके उसको। ठीक है, और आप लोग को इसी तैयारी के लिए 2024 की तैयारी के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से करवाया जा रहा है उस तरीके से 2024 के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर आएंगे चैनल पे, तो आपको सभी को देखना है और प्रैक्टिस अच्छा से अच्छा करना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपका एक बार रिजल्ट बनेगा, बार बार नहीं बनेगा कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगला बार, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि 10th का रिजल्ट जो बनेगा ना मात्र एक बार बनेगा, फिर नहीं तो 1 साल 2 साल बर्बाद करो तब जाके फिर 10 देना। तो क्यों उस तरीके से बर्बाद करोगे? अपना लाइफ को क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस अभी से करना है। टाइम बहुत ही कम बचा है बच्चों। जैसे कि देखो कैसे त्यौहार बीच में आता है, बस आप लोग क्या करते हो? त्यौहार में फंस जाते हो और उसके बाद तैयारी में एकदम कुछ नहीं, मतलब क्या है क्या नहीं है, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा बिखर गए हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई के लाइन में आओ। ठीक है, और अच्छा से तैयारी करो, अच्छा से तैयारी करो जॉब का, तब आप जॉब एक अच्छा पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जिसके कारण आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए फिर हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको सेट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट नीचे ज़रूर कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो को बाद में देख रहे हो तो सेट 3 भी हमारे चैनल पे अपलोडेड मिलेगी। ठीक है, और इसी तरीके से मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का सभी का तैयारी चैनल पे करवाया जाएगा 2024 एग्जाम के लिए। साथ में आप लोग को वीकली टेस्ट का भी तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको चैनल पे बने रहना है और 2024 में अपना एग्जाम बढ़िया से बढ़िया देना है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बातें करना चाहते हो, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, हमसे बातें कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।